अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि पाकिस्तान हो गया है बहुत ही अहम आलमी मंजरनामे पर, और इसकी वजह यह है कि जो ईरान के साथ इसराइल और अमेरिका की जंग जारी है उसमें अब एक आ गया है नया मोड़, और कहा यह जा रहा है कि वो नया मोड़ लाने में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने अहम किरदार अदा किया है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान अब मरकज़ो महवर बन सकता है इस जंग को रुकवाने, सीज़ फायर करने या कम अज़ कम अफ्रीकैन के दरमियान कोई ना कोई मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाने के सिलसिले में। ये सारी स्टोरी है क्या, और इसके ऊपर कुछ तनकीदी बयानात भी आ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है, ये सब चीज़ें अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन भी है अडयाला में, लेकिन किसी की मुलाकात नहीं हुई, और इमरान खान साहब को आज भी कैद तन्हाई में ही रखा गया। उनका तीसरा इंजेक्शन लग चुका है, लेकिन इस इंजेक्शन लगने के बाद उनकी कैफियत कैसी है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बता भी नहीं सकते, क्योंकि किसी से मुलाकात की इजाज़त ही नहीं मिली। तो अलीमा खान साहिबा की अहम गुफ्तगू इस मौके पर, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा कुछ बात करेंगे केपी हुकूमत के एक अहम कारनामे की। इमरान खान साहब की रिहाई फोर्स का भी क़याम अमल में लाया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं इस बात से कि आखिर पाकिस्तान अहम क्यों हो गया है आलमी मंजरनामे पर। तो खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, क्योंकि कल ये खबरें आने लगी, और आने भी लगी इंटरनेशनल मीडिया के तवस्सुत से, कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है या होने जा रहा है। और अगर बराह रास्त नहीं भी हुआ तो बिलवास्ता तौर पर कुछ पैगाम रसानी ज़रूर हुई है, जिसके बाद कुछ खबरें आने लगीं कि इवन इस्लामाबाद में कोई बैठक भी लग सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी खबर आई सामने कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात हुई है, और ये बातचीत बड़ी अहम थी इस तनाजुर में कि उन्होंने खित्ते की सूरत हाल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू की, और उनको ये बताया कि किस तरह उनके जो मज़ीद हमले हैं, ख़ास तौर पर अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के कारखानों के ऊपर हमले करते हैं तो कितना ज़्यादा उसका नुकसान होगा, क्योंकि जवाबन ईरान जो है वो खलीज के ममालिक के ऊपर भी बड़े लीथल हमले करेगा, और फिर अगर उन ममालिक के अंदर उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स पर, उनके जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उनके ऊपर अगर हमले होते हैं तो एक क्योस मच जाएगा, और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल को जन्म देगा। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ये बात हुई कि इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो कुछ लोग तो ये क्लेम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने वक्ती तौर पर अपनी फोर्सेस को ईरान के जो ये पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर, और ख़ास तौर पर पावर हाउसेस के ऊपर अटैक करने से अपनी फोर्सेस को रोक दिया। इसराइल के हवाले से भी इसमें कुछ खबर सामने आई, क्योंकि बात ये हो रही थी कि जी अमेरिका तो शायद टल जाए, लेकिन इसराइल जो है वो किसी सूरत ईरान के ऊपर हाथ हल्का नहीं होने देगा, और प्रोवोक करेगा अमेरिका को कि आप अपने हमले जारी रखें। लेकिन इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने मफादात का, इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे, और हमें पता है कि अमेरिका भी इस चीज़ को अपनी जहन में रखेगा। तो यानी उन्होंने ये बता दिया कि अगर कोई बातचीत कुछ भी होती है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो उसमें इसराइल जो है वो अपना मफाद जो है वो मुकद्दम रखेगा। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर था कि इसका मतलब है कि उन्हें आइडिया था कि कोई बातचीत के सिलसिले में पेशरफ्त हो सकती है। अमेरिका से तो ये भी क्लेम किया गया कि बाकायदा कोई ईरान के साथ बातचीत हुई है, अलबत्ता ईरान ने इस बात की तरदीद कर दी कि कोई बराह रास्त मुज़ाकरात किसी भी सतह के अमेरिका के साथ नहीं हुए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि कुछ दोस्त ममालिक के पैगामात ज़रूर उन तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी कोई वाज़ेह आप ये नहीं कह सकते कि बराह रास्त डायरेक्ट अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, या उसके तनाजुर में जो है वो कोई जंग बंदी अमल में आ जाएगी। तो ऐसी कोई चीज़ बहरहाल नहीं है। उन्होंने एक दफ़ा फिर ये बात भी दोहरा दी कि बहरहाल जो भी सूरत हाल है उसमें कोई अनकंडीशनल सरेंडर या अनकंडीशनल किस्म के मुज़ाकरात तो नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि 3-4 पेशगी शराइत हैं जिसमें जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी कराई जाए, ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को बंद किया जाए, नंबर 3 जाहरे को पीछे धकेलना और ईरान के नुकसान का इजाला होना चाहिए, और तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को ख़त्म किया जाए। तो ये 4 उन्होंने पेश की शराइत रखी हैं, जिस पे वो पहले भी बात कर चुके हैं कि अब ये नहीं है कि आप जब मुंह उठाया आके 2-4 बम गिराए
और फिर जी अब हम जंग बंदी कर रहे हैं और चले जाएं, तो ये बार बार का तमाशा नहीं चलेगा। अब उन्होंने कहा है कि आप वाज़ेह तौर पर यकीन दहानी कराएं कि आप दोबारा इस तरह के अटैक्स नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। नंबर 2, अमरीकी बेसिस भी इस खित्ते से जानी चाहिए। ये जो खलीज के ममालिक हैं, इनके अंदर बेसिस बनी हुई हैं, उसकी वजह से बार बार ईरान जो है वो इन जो ममालिक हैं उनके साथ भी ऐसे लगता है कि बराह रास्त एक तसादुम और कशीदगी की सूरत हाल में आ जाता है। ये भी नहीं होना चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनका नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसका भी इजाला किया जाए। तो ये तमाम 3-4 चीज़ें हैं। वो कहते हैं अगर ये पेशगी की जाती है, इसकी यकीन दहानी होती है, तो फिर इससे ऊपर जो है वो बातचीत के लिए मज़ीद बैठ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी सिर्फ इन्होंने वक्त गुजारी के लिए हमें बिठाना है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ सॉलिड काम करना पड़ेगा। अब इस सिलसिले में वो क्या ऑप्शंस हो सकते थे वेन्यू के कि जहाँ पर मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें, तो ज़ाहिर है ख़लीज के जो ममालिक हैं वहाँ पर तो फ़िलहाल कशीदगी है, तो वहाँ पर तो ऐसे कोई मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आते। तो फिर 1-2 ममालिक हैं जिनके ऊपर ईरान जो है वो बातचीत भी कर रहा है, उनके साथ उसका एक एतमाद का रिश्ता भी है, जिसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उसका नेबर भी है और वो चाहता भी है कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर रहें। तो दूसरी तरफ तुर्की और मिस्र भी इस सिलसिले में कुछ ना कुछ किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान का किरदार है वो काफ़ी अहम हो चुका है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि बिल्कुल एक तो नेबरिंग कंट्री भी है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के एक ईरान के साथ जो ताल्लुकात की इस वक्त हैसियत है, और जिस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम ईरान के साथ यकजहती का इजहार कर रही है, तो ईरान का जो एक रुझान है वो ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ है। तो ऐसे मौके के ऊपर अब ये इनकी तरफ से कोशिश है कि कुछ न्यूज़ सोर्सेज ये खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर जो अमरीकी नायब सदर हैं JD वेंस, वो आ भी सकते हैं, और उनकी बाकायदा ईरानी हुकाम से मुलाकातें या मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी कहना हो सकता है, ये उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन अभी ये कंफर्म खबर नहीं थी। आज डोनाल्ड ट्रंप से भी इस बारे में रिपोर्टर्स ने सवाल किया, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और इग्नोर करके चले गए। लेकिन इंडिया पे काफ़ी सफ़े मातम बिछा हुआ है कि जनाब पाकिस्तान तो बड़ा लाइमलाइट में आ गया, और वो देखें जी बड़े बड़े जो मसले हैं वो हल करा रहा है, दुनिया के आलमी तनाज़े हल करा रहा है, और यहाँ पे जो मोदी साहब हैं उन्होंने तो भारत का भट्टा ही बिठा दिया है। तो वो इसके ऊपर काफ़ी मातम कुना है, जबकि पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंस जो है वो आलमी सतह पर नज़र आ रही है मिलती हुई, और ये अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की पोजीशन है वो अच्छी है, और इसमें जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने मिसालियत के लिए और सालसी के लिए एक अच्छा किरदार अदा किया है। लेकिन ये भी याद रहे कि बहुत से लोग इस पर बल्कि ये बात भी कर रहे हैं, मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर ये बड़ी गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब ये तो धमकियां लगाते फिर रहे थे। शिया उलमाए कराम के साथ जो इनकी गुफ्तगू थी, उससे तो लग रहा था कि बाकायदा ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान एक पार्टी बनने जा रहा है, फरीक बनने जा रहा है, उसके ऊपर अटैक करने जा रहा है। तो ये अचानक से पाकिस्तान को सालसी का कहाँ से किरदार अदा करने का ख्याल आ गया? ये इसकी वजह क्या है? क्या इसके पीछे यानी ये कोई झूठ है या ये पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है? बहुत से लोग ये सवाल भी उठा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप पहले की तरह सिर्फ मुज़ाकरात का डोल डालना चाहता है, लेकिन असल में वो हकीकी तौर पे मुज़ाकरात नहीं चाहता, वो सिर्फ ईरान की तवज्जो हटाना चाहता है अहदाफ से, और वो इसलिए उसे मुज़ाकरात करके इंगेज करना चाहता है। इसके लिए अब वो और कोई ममालिक नहीं तो पाकिस्तान या उन ममालिक का इंतखाब कर रहा है जिन्हें वो पहले इस्तेमाल नहीं कर सका, ताकि वो ईरान जो है उसका ट्रस्ट हासिल हो सके। तो वो ये सारी बात कर रहे हैं कि जनाब ये जो सारी मूवमेंट है ये बड़ी सस्पिशियस है, क्योंकि अगर पाकिस्तान वाकई इसमें मसालियती किरदार अदा करना चाहता या कर रहा होता, तो फिर यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर इस तरह हमें यानी ट्रंप का साथ देने या ईरान के ख़िलाफ़ कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ईरान के ख़िलाफ़ तो ऐसा अभी भी बात नहीं की गई, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो एक यानी यूँ महसूस हो रहा था कि जो पाकिस्तानी ज़्यादा हिमायत कर रहे हैं ईरान की, उनको कोई ज़्यादा इतना अच्छा नहीं समझा जा रहा था, और ये भी कि सऊदीया के तनाजुर में ईरान को बहरहाल पीछे रखा जा रहा था और सऊदीया को ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी। और ये तो बात ऑफिशियली सारे ही वज़ीर कह चुके हैं कि जनाब
बहरहाल जो सऊदीया और ईरान की अगर बात आएगी तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो सऊदीया की होगी, तो ये उन्होंने बड़ा क्लियरली पहले ही बताया हुआ था। लेकिन मुझे ये लगता है बज़ाहिर कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की भी ज़रूरत है कि इस जंग से निकलना है, और उसके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। वजह यह है कि उनके अपने एलाइज़ इस पूरी जंग का हिस्सा नहीं बने, और जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने उनको अलग शाकी नज़रों से देखना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ जो एक आलमी बहरान जन्म ले रहा है उसका असर ज़ाहिर है पूरी दुनिया पे भी आएगा और उनके अपने मुल्क में भी आएगा माशी तौर पर। तो इन तमाम चीज़ों के तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप को ये नज़र आ रहा है कि इस जंग में जो वो मकासद हासिल करना चाहते थे वो तो पूरे हुए नहीं, और अब उससे निकलने के लिए कोई सेफ एग्जिट भी दरकार है। तो इस वजह से ये उनकी मजबूरी है कि अब उन्हें मुज़ाकरात की तरफ जाना है, और उसके लिए उन्होंने जो भी उनके ऑप्शंस हो सकते थे उन्हें इस्तेमाल उन्होंने किया है, जिसमें मिस्र, तुर्की या पाकिस्तान भी शामिल हैं। और पाकिस्तान चूँकि ईरान के लिए ज़्यादा मेरा ख्याल है एक्सेप्टेबल है, तो वो उसकी तरफ ज़्यादा उनका रुझान है। तो ये दोनों बातें हैं कि एक ज़रूरत भी बन गई है, और पाकिस्तान की वैसे भी ख्वाहिश थी कि उसे ईरान के ख़िलाफ़ जंग के लिए खड़े ना होना पड़े, बल्कि बातचीत से ही मसला हल हो जाए, तो उसकी अपनी भी ये ख्वाहिश थी। तो इस वजह से ये दोनों बातें जो हैं वो साथ हुई, और अब मामला जो है आगे चल रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक नाकाबिले एतबार किस्म की पर्सनालिटी हैं, और उनका कहा हुआ जो है वो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हतमी बात है या एक ट्रस्ट वर्दी बात है। वो आज सुबह कुछ कहते हैं और कल शाम बिल्कुल उसके मुखालिफत के उलट कुछ करके दिखा देते हैं। तो यू नेवर नो कि डोनाल्ड ट्रंप आज बड़ी बात कर रहे हो मुज़ाकरात की, और कल आके कहें कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये तो पहले भी ईरान के साथ हो चुका है, मुज़ाकरात ही हो रहे थे और इसी दौरान ये जंग जो थी वो मुसल्लत कर दी गई। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, और इसमें देखते हैं। हमारी तो दुआ ये है कि पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, जिस तरह भी कम अज़ कम ये जो जंग है इसको बंद होना चाहिए, जो मासूम जानों का ज़िया है वो ख़त्म होना चाहिए। बिला वजह की तबाही और दुनिया में एक अजीबो गरीब किस्म की जो हमने एक जंगल बना दिया है दुनिया को, ये सिलसिला नहीं होना चाहिए, और अमन और इस्तेहकाम होना चाहिए। और ज़ाहिर है हमारे पड़ोस में ख़ास तौर पर हम तो ये चाहेंगे, जिसका असर बराह रास्त हम तक भी आ रहा है, कि अमन और आश्ती हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये जंग बंदी हो। तो हमारी तो दुआएं हैं जी कि अगर जो भी कोई इसमें काम कर रहा है उसको कामयाबी मिले। बाकी नीयतों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि आज मंगल का भी दिन है, और अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन। बहनें भी पहुंची हैं और साथ साथ कुछ वकला भी पहुंचे इमरान खान साहब के, लेकिन एज़ यूजुअल इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं कराई गई, और वक्त ख़त्म हो गया, जिसके बाद बहनों ने एक गोरखपुर नाके पर वो देते हैं, धरना देते हैं, वो भी दे दिया हमेशा की तरह। लेकिन वो भी कुछ देर बैठ के वो चली जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली हमें यही नज़र आता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें अभी तक बंद हैं। अब ये एक सवाल है जो मेरा ख्याल है पूरे शद्दोमत से उठाना चाहिए, कि पहले तो ये कहा जाता था कि जी इमरान खान जो है वो 8 फरवरी से पहले पता नहीं कोई एहतजाज का नया मॉडल कोई लॉन्च कर देंगे, जिसकी वजह से डर के मारे जो हम मिलने नहीं दे रहे। 8 फरवरी को गुजरे हुए भी अब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं खोली गई, हत्ता कि वो बीमार हुए, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बारे में भी किसी को इजाज़त नहीं मिली कि डायरेक्टली जाके उनसे उनका हाल ही पूछ ले, तीमारदारी ही कर ले, कोई उनकी बहन, कोई उनका फैमिली का बंदा, या कम अज़ कम उनके पार्टी के कोई लोग, कुछ भी ऐसा इमरान खान साहब को नहीं दस्तयाब किया गया, और अभी तक भी ये सिलसिला जारी है। आखिरी जो मुलाकात उनकी बहन से हुई थी वो 2 दिसंबर को हुई थी, ये याद रखिए, और अब तकरीबन 4 महीने हो चले हैं, लेकिन इमरान खान साहब की उसके बाद से अपनी बहनों से कोई मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता कासिम और सुलेमान से उनकी ईद वाले दिन एक टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो करा दी गई है। अलीमा खान साहिबा पहले की तरह अभी भी यही कह रही हैं कि जो ट्रीटमेंट ये दे रहे हैं हमें कोई उसका पता नहीं है, कोई उस पर एतबार नहीं है, हमने उसको क्या उसके बारे में आपको बताएं, हमें तो खुद उसके बारे में कोई ऑन बोर्ड लिया ही नहीं जाता। उनके बेटों के वीज़ा के बारे में भी उन्होंने यही बात की कि हमने नाइकॉप के बारे में हम क्या आपको बताएं, वो खो गए, अब वो रीन्यू तो इन्होंने ही करने हैं, तो ये वो करके नहीं देंगे, और वीज़ा तो वो कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है, ये तो किसी भी शख्स की मर्जी है, चाहे उसके पास नाइकॉप हो या ना हो, कि वो अपने किसी भी दूसरे मुल्क के वीज़े के थ्रू वीज़ा अप्लाई करके उसके पासपोर्ट के ऊपर और वो पाकिस्तान आ सकता है। लेकिन अगर आप इतना ही सिंसियर हैं कि हाँ ठीक है आपको कोई एतराज़ नहीं इमरान खान के बेटों के आने के ऊपर, तो आप उनको वीज़ा लगा दें उनके पासपोर्ट के ऊपर। आपको क्यों इस बात के ऊपर इंसिस्ट करना है कि जी वो अपने नाइकॉप के ऊपर ही आएँ?
تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تو آپ انہیں ویزا دے دیں. اب یہ ان کی چوائس ہے کہ وہ برطانوی پاسپورٹ کے اوپر آنا چاہیں, نائکاپ کے اوپر آنا چاہیں, یہ تو آنے والے کی مرضی ہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی آپ نائکاپ پہ آئیں اور اس پہ نہ آئیں؟ تو یہ جو صورتحال ہے یہ علیمہ خان صاحبہ نے آج واضح کی اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس سے ہمیں یہ خدشہ ملتا ہے کہ شاید یہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے ساتھ کوئی اریسٹ کر کے انہیں یا کوئی بھی ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ نائکاپ کے اوپر آئیں تاکہ ان کے اوپر پاکستانی قوانین لاگو ہو سکیں اور برطانوی شہری ہونے کا جو پریویلیج ہے وہ ان کو نہ مل سکے. تو یہ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا. باقی پی ٹی آئی نے آج یہ ایک اہم اعلان کیا ہے. جنید اکبر خان صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جو ایک فورس کا اعلان کیا گیا تھا جس کو بعد میں فورس ہٹا کے عمران خان رہائی موومنٹ کا نام دے دیا گیا تھا, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس سلسلے میں جو 27 مارچ کا دن ہوگا اس دن بروز جمعہ 3 بجے جو صوبائی دفتر ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا, وہاں پر سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان تمام نوجوانوں سے حلف لیں گے, جس طرح سے انہوں نے کہا بھی تھا کہ جو اس رہائی موومنٹ کے رجسٹرڈ رضاکار بنیں گے تو ان سے حلف لیا جائے گا. تو حلف برداری کی تقریب ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ شمولیت کی دعوت بھی دیتے ہیں سب کو. اب ویسے یہ بڑی میرے لیے حیران کن بات ہے کہ ایک طرف تو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب بڑے ڈیسک لگ جائیں گے اور پھر اس کے اوپر بڑی رجسٹریشن ہو رہی ہوگی اور اس کے بعد پورا ایک ڈیٹا جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں رضاکاروں کا وہ جمع ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ حلف برداری ہوگی. لیکن ہم نے یہ سارا تو دیکھا ہی نہیں کئی منظر کے, کوئی لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور کوئی رجسٹریشن ہو رہی ہے, کوئی ڈیسک لگے ہوئے ہیں. تو کب کس وقت یہ رضاکار جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں, کہاں رجسٹر ہوئے ہیں اور اب کیوں کر ان کی جو ہے وہ حلف برداری ہو رہی ہے؟ تو یہ میرے لیے کافی سرپرائزنگ ہے کہ ابھی کوئی ہمیں پریکٹیکلی ایسا کچھ ڈیٹا کلیکشن نظر نہیں آئی, لیکن جو حلف برداری ہے اس کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. بہرحال جنید اکبر صاحب نے یہ اناؤنس ضرور کیا. دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس حلف برداری میں شرکت کرتے ہیں اور رضاکاروں کی تعداد کیا بتائی جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو آج ایک اہم خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ کے پی حکومت نے ایک زبردست کام کیا ہے, ویسے اس کی تعریف بنتی ہے. وہ یہ کہ جی انہوں نے عید والے دن 10 لاکھ پودے لگانے کا ریکارڈ قائم کیا ہے. ایک ہی دن میں 10 گھنٹوں کے اندر 10 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہیں وہ پودے لگائے گئے ہیں اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے اور میرا خیال ہے کہ ایک بہترین کام کیا ہے کے پی حکومت نے. دیکھیے یہ وہ کام ہیں جن کے آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی سڑکیں یا پل نہیں ہیں جن کو آپ دکھا کے کہیں گے جی ہم نے یہ بڑا کارنامہ کر لیا, کیونکہ آپ نے مختلف جگہوں پر لگائے ہوتے ہیں اسکیٹرڈ طریقے سے پلانٹس, اور پلانٹس کو تو جو ہمارے عام طور پر ابھی تک لوگوں میں اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی بہت بڑا کارنامہ سمجھیں ہوئے کہ پودے لگا دی, یہ کون سا منصوبہ ہے. لیکن اصل میں یہ آپ کی بقا کا منصوبہ ہے. اس چیز کو ابھی تک لوگوں میں اویئرنیس کی صورت میں پہنچایا ہی نہیں جا سکا اس میسج کو. تو یہ ایک زبردست کام کیا جی. آنے والی دنوں سے آپ نے کس طرح سے اپنے زمین کو, اپنے صوبے کو, اپنے ملک کو رہنے کے قابل بنانا ہے, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پلانٹیشن کی جائے. عمران خان صاحب نے بھی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ماحولیات کے اوپر بہت زور دیا اور اپنے دور حکومت میں انہوں نے بلین ٹری سونامی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سٹارٹ کیا. اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اب یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ایک زبردست انیشیٹو ہے جنہوں نے 10 لاکھ پودے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں لگائے ہیں. دوسری طرف پنجاب حکومت کی پرائرٹیز کیا ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں. یہاں پہ تو 12 ارب کے جہاز خریدے جا رہے ہیں, جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے آج کی جو رپورٹ ہے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. آج کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بدترین یعنی پہلے نمبر پر آیا ہے. سب سے زیادہ جو آب و ہوا خراب ہوئی ہے وہ پاکستان کی خراب ہے اس وقت, اور سب سے زیادہ سموگی جو ہے وہ پاکستان کی جو یعنی ایئر ہے اس کے اندر پارٹیکلز پائے جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تو سارے صوبوں کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کریں, زیادہ سے زیادہ اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی صوبوں میں اس حوالے سے کوئی نہ تو ہمیں انیشیٹو نظر آتا ہے, نہ کوئی ویژن نظر آتا ہے, نہ کوئی پلاننگ نظر آتی ہے. صرف ان کے کام یہ ہیں کہ ہم
ایسے پروجیکٹ بنائیں جو کہ ہم دکھا کے اس پہ اشتہار بازی کر سکیں, اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی نام رکھ سکیں. اب ظاہر ہے پودے کا نام تو یہ نہیں رکھا جا سکتا نا کہ مریم نواز پودا لگا دیا گیا ہے, تو اس لیے پودا ہی نہیں لگے گا کیونکہ جی وہ نام نہیں رکھا جا سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں انہیں یہ لگتا ہے کہ جی ہم اس کی اس طرح سے پبلسٹی نہیں کر سکتے, اس منصوبے کو اپنے سیاسی طور پر کیش نہیں کر سکتے, اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ آپ کے صوبے کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے, لیکن بہرحال خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے اور اس پہ ان کی تحسین بنتی ہے. کے پی حکومت میں ایک دن کے اندر یہ 10 لاکھ پودے لگا کر ایک ریکارڈ بھی بائی دا وے بنائے. اور آج ہی حسان نیازی صاحب کی سالگرہ بھی ہے. حسان نیازی صاحب جو کہ نورین خان نیازی صاحب اور حفیظ نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال سے آلموسٹ وہ اسیر ہیں, جیل میں ہیں. ملٹری ٹرائل بھی ان کا ہوا, ملٹری کورٹ سے سزا بھی پائی, اس کے بعد اپیل کا حق نہیں آج تک مل سکا, اور بہت بہادر اور بڑے استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے ماموں کے ساتھ. اور واقعی انہوں نے یعنی حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا, اور بالکل کسی جگہ پہ لرزے نہیں. بارہا انہیں یہ میسج دیے گئے کہ آپ معافی مانگ لیں یا کوئی جس کو کہتے ہیں رحم کی اپیل کر دیں, تو انہوں نے بارہا یہ جواب دیا کہ انہیں انصاف چاہیے, کوئی معافی یا رحم نہیں چاہیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جی. اور حسان نیازی کی آج سالگرہ ہے, نوجوان آدمی ہے, لیکن ظاہری سی بات ہے آپ کے 3 قیمتی سال جیل کی نظر ہو جائیں تو آپ کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ حفیظ نیازی صاحب تو پھر بھی کسی موقع پر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے بڑے کمزور پڑ گئے, جذباتی ہو گئے, لیکن نورین خان نیازی صاحبہ تو چٹان کی طرح اپنے بیٹے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں. تو یہ ایک ان یوزول سٹوریز ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. حسان نیازی ہی نہیں بلکہ اور بھی پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ہمیں یہ سٹوریز نظر آتی ہیں, جنہوں نے بڑے ہی مشکل حالات دیکھے ہیں, بڑی تکالیف اٹھائی ہیں, لیکن وہ اپنے نظریے سے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.